नमस्कार, स्वागत है आपका डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे मोहम्मद यूनुस की, जो भारत कार्ड खेलकर खुद को चाहते हैं बचाना। बात करेंगे विक्ट्री डे परेड को लेकर, कैसे 24 घंटे में ही खुल गई पाकिस्तान की पोल। जानेंगे चीन के किस ख्वाब को जमीन पर नहीं उतरने देगा भारत। बात करेंगे भारत में पैदा हुए उस धर्म की जिसमें लोगों की घट रही है संख्या। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट की, जहां चीन के फैसले से थम गई गाड़ियों की रफ्तार। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन हुआ क्रैश। लंदन जा रही फ्लाइट में सवार थे 242 यात्री। सामने आई राजा रघुवंशी की कामाख्या मंदिर वाली पहली तस्वीर। इसी के बाद पत्नी सोनम ले गई थी मेघालय। पटना में वाहन चेकिंग कर रहे 3 पुलिसकर्मियों को स्कॉर्पियो वाले ने रौंदा। महिला कांस्टेबल की मौके पर मौत। सोनम रघुवंशी के परिवार को राजा के घर वालों ने किया माफ। अब साथ मिलकर दिलाएंगे आरोपियों को सजा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका हुई खारिज। पाकिस्तान के लिए जासूसी के हैं आरोप। कांग्रेस नेता नाना पटोले का विवादित बयान आया सामने। बोले ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का कंप्यूटर गेम। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर में जिनके घर दुकान टूटेंगे उन्हें रुक्मणी बिहार और सुनरख बांगर इलाकों में दिए जाएंगे फ्लैट। जयपुर में यूट्यूबर सचिन ने बीच रास्ते पर लोगों को फ्री में बांटी बियर। पुलिस ने कान पकड़कर मंगवाई माफी। कार में मिली 4 लाख फॉलोवर वाली महिला इन्फ्लुएंसर की डेड बॉडी। बठिंडा में कार पार्किंग से शव बरामद। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अखिलेश यादव का पहला बयान। सरकार से मांगा तुरंत स्पष्टीकरण। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, बिहार में रोजगार पर कांग्रेस की ललकार। पटना में सड़कों पर उतरे कई दिग्गज नेता। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने में मिशन मोड से लगे हुए हैं। मोहम्मद यूनुस जिस किसी भी मंच पर होते हैं भारत की आलोचना करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के इंडिया कार्ड का राजनीतिक मकसद है दरअसल गंभीर आर्थिक संकट, घटता रेडीमेड कपड़े का निर्यात, सेना का दबाव और इन सबसे ज्यादा चुनाव न कराने की वजह से उपजे आंतरिक असंतोष से बंगाली जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत से टकराव करने के बयान देते रहते हैं। मोहम्मद यूनुस का एंटी इंडिया बयान भारत विरोधी रही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी की विचारधारा को सूट करता है। ये दोनों ही संगठन ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रति शत्रुता और संशय का भाव रखते हैं। मोहम्मद यूनुस के बेसिर पैर के भारत विरोधी बयानों को सुनकर ये दोनों संगठन खुश होते हैं और ऐसा करते हुए मोहम्मद यूनुस अपने पॉलिटिकल लाइफ की रिचार्ज वैलिडिटी को बढ़ाते रहते हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालते ही कुछ ही महीनों में चुनाव करवाने का वादा किया था, लेकिन यूनुस ने चुनाव की नई तारीख अप्रैल 2026 दी है, यानी कि वे अभी 1 साल तक और बांग्लादेश के कर्ता धर्ता बने रहेंगे। कुछ ही दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बयान दिया था और कहा था कि इस क्षेत्र में मौजूद समुद्र के मालिक सिर्फ हम हैं। इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अभी लंदन में मौजूद मोहम्मद यूनुस एक बार फिर से भारत से तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं। लंदन में एक थिंक टैंक से बात करते हुए यूनुस ने कहा कि हम भारत के साथ बेहतरीन संबंध बनाना चाहते हैं। ये हमारा पड़ोसी है, हम उसके साथ किसी भी तरह की बुनियादी समस्या नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह हर बार चीज़ें गलत हो जाती हैं क्योंकि भारतीय प्रेस से फर्जी खबरें आती हैं और कई लोग कहते हैं कि इसका संबंध महाशीर्ष पर बैठे नीति निर्माताओं से है।
यूनुस ने शेख हसीना मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि उन्होंने शेख हसीना के सोशल मीडिया के बयानों पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीएम मोदी ने इससे इनकार कर दिया। पाकिस्तान का एक और झूठ दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की हर कोशिश करता है। ऐसी ही एक कोशिश का पर्दाफाश हो गया है। बुधवार को पाकिस्तान की ओर से बताया गया था कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका में होने वाली 250वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को विक्ट्री डे परेड में न्योता नहीं दिया गया है। मुनीर बस अमेरिका विजिट पर जा रहे हैं, जहां वो अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे और उनका ये दौरा विक्ट्री डे परेड के लिए नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में मुनीर के विजिट को हाइप किया जा रहा था कि उन्हें विक्ट्री डे परेड में न्योता दिया गया है। हालांकि अभी भी भारत की नजरें आसिम मुनीर के इस दौरे पर रहने वाली है, क्योंकि ये दौरा भारत पाक तनाव के 1 महीने बाद हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि वे अभी आतंकवाद विरोधी लड़ाई में सक्रिय हैं और आतंकवाद विरोधी दुनिया में वे एक अभूतपूर्व भागीदार रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आईएसआई के आतंकवादियों का पीछा करने के लिए पाकिस्तानी सेना की सराहना भी की। 7 मई को भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद भारत पाक का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाक में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था। दावा है कि इस हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले किए गए, जिनका जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ दिया। 4 दिन तक चले इस तनाव के ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों देशों में सीज फायर हो गया। इसके बाद उन्होंने कई मंचों पर इसका क्रेडिट लिया और कहा कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म करवाया। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन विस्तारवादी नीति पर काम करता है। मध्य एशिया का अहम देश मंगोलिया उसकी इसी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लक्ष्यों में से एक है। ड्रैगन की उस पर नजर रहती है। कैसे भी वो मंगोलिया पर कब्जा करना चाहता है, अपने पाले में रखने के लिए वो उसका पेट भरता है। भारत इसे अच्छी तरह से समझता भी है। यही वजह है कि वो उसको उतना ही तवज्जो देता है जितना कि चीन। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भी देखा गया है, उसी को जारी रखते हुए भारत भौगोलिक लिहाज से महत्वपूर्ण मंगोलिया में युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 14 जून को होगी और समापन 28 जून को। भारतीय सेना इसके लिए मंगोलिया पहुंच भी चुकी है। मंगोलिया क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में उभरा है। अब आपको बता दें कि उसके साथ संबंधों को मजबूत करके भारत चीन के माध्यम से पारंपरिक बिजनेस रूट से चलकर कोकिंग कोल, तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है। भारत कॉरिडोर के रूप में रूस का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। चीन के दूसरे सबसे बड़े सरकारी मीडिया आउटलेट चाइना न्यूज सर्विस में कई साल पहले एक आर्टिकल छपा था। इसमें 1840 से 1842 के ओपियम वॉर में हाथ से निकले क्षेत्रों को फिर से हासिल करने के लिए बीजिंग के संकल्प का खुलासा किया गया था। इस लेख का शीर्षक था चीन अगले 50 साल में 6 युद्ध लड़ेगा। जी हाँ, इसमें बताया गया कि मंगोलिया भी चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लक्ष्यों में से एक है। आर्टिकल में कहा गया कि चीन 2045 से 2050 के बीच मंगोलिया पर आक्रमण करके कब्जा करेगा। इस लेख में बताया गया कि मंगोलिया, जिसे आउटर मंगोलिया कहा जाता है, वो चीन का अभिन्न अंग है। साल 2016 में दलाई लामा की मंगोलिया की उलान बटार यात्रा के बाद चीन ने मंगोलिया के साथ बॉर्डर को बंद कर दिया था। उसने मंगोलिया के साथ कमोडिटी शिपमेंट पर एक नए टैरिफ भी लगाए। एक तरफ ये सब होता रहा तो वहीं दूसरी ओर मंगोलिया आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए चीन से लोन चाह रहा था, लेकिन बीजिंग ने इस पर चर्चा के लिए वार्ता ही रद्द कर दी। मंगोलिया को बीजिंग से $4.2 बिलियन का लोन मिलने की उम्मीद थी। दुनिया में मुसलमानों की आबादी में सबसे ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ। प्यू रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अब भी सबसे अधिक आबादी ईसाइयों की ही है, लेकिन उनकी जनसंख्या की ग्रोथ में कमी आई है। इसके अलावा दुनिया में उनकी आबादी का अनुपात 2010 के मुकाबले 1.8% कम हुआ है।
फिलहाल दुनिया में ईसाई आबादी 2.3 अरब है और पूरी दुनिया की जनसंख्या में इनकी 28.8% की हिस्सेदारी भी है। इस तरह ईसाइयों की आबादी का अनुपात कम हुआ तो वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या का प्रतिशत दुनिया में 1.8% ही बढ़ गया है। फिलहाल दुनिया में मुसलमानों की आबादी 25.6% है और कुल जनसंख्या 2 अरब है। माना जा रहा है कि जल्द ही दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी ईसाइयों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का एकमात्र धर्म बौद्ध है जिसकी आबादी में कमी आई है। जी हां, बता दें कि 2010 में बौद्धों की आबादी में 1.9 की कमी आई है। इसके चलते दुनिया की आबादी में बौद्धों का अनुपात 0.8% घटकर 4.1% ही रह गया। इस तरह भारत में पैदा हुए बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इसकी एक वजह जन्म दर का कम होना है तो दूसरा कारण धर्म से विमुख होना भी है। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की है जो अपने जन्म के धर्म को छोड़ देते हैं। अब बात हिंदुओं की करें तो उनकी आबादी में वैश्विक औसत के बराबर ही इजाफा हुआ है। 10 सालों के अंतराल में हिंदुओं की आबादी में 12 करोड़ का इजाफा हुआ। दुनिया की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या 1.2 अरब है और वे 14.9% हैं। इसका अर्थ हुआ कि दुनिया का हर 7वां इंसान हिंदू है। वहीं दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुस्लिम या फिर ईसाई है। किसी धर्म के लोगों की आबादी यदि सबसे कम है तो वो यहूदी है। यहूदियों की आबादी दुनिया में सिर्फ 0.2% ही है। बीते एक दशक में उनकी जनसंख्या में 10 लाख का ही इजाफा हुआ है। इस स्टडी के अनुसार दुनिया के सबसे कम आबादी वाला धर्म यहूदी ही है। 4.5 अरब साल पहले जब धूल और गैस के बादल से पृथ्वी का निर्माण हुआ तो अंदर कई कीमती चीजें समा गई। बाहर जीवन पनपने लगा। जीवन की रफ्तार में मानव आगे निकल गया, अपने अपने दायरे तय किए, दायरे देश बन गए। आज ये देश पृथ्वी के अंदर मौजूद कीमती पदार्थों की रस्साकशी में लगे हैं। आज एक ऐसी कीमती चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है। इस कीमती चीज का नाम रेयर अर्थ मैग्नेट है। तो चलिए जानते हैं ये रेयर अर्थ मैग्नेट क्या है, हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों दुनिया के बड़े बड़े देश इसके लिए सिर्फ चीन पर निर्भर हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट एक बहुत ही ताकतवर चुंबक होता है जो खास तरह की धातुओं से बनता है। ये धातुएं धरती में कम मात्रा में मिलती हैं, खनन करना मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ यानी दुर्लभ धरती कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो हम बचपन में जिस चुंबक से खेला करते थे वे फैक्ट्रियां में लोहे से बनाई जाती है, लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट खास धातुओं से बनता है जो लोहे वाली चुंबक से कई गुना भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ये मैग्नेट नियोडीमियम, डायस्प्रोसियम और टर्बियम और सैमरियम नाम से जाने जाते हैं। ये सबसे शक्तिशाली मैग्नेट होते हैं और गर्मी में भी मजबूत रहते हैं। इनमें जंग नहीं लगती। रेयर अर्थ मैग्नेट आजकल चर्चा में इसीलिए है क्योंकि चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, इसकी वजह से अन्य देशों के पास आपूर्ति में अचानक कमी आ गई। ईवी, ऑटो निर्माताओं, स्पेस, रक्षा और टेक कंपनियों पर इसका गहरा असर हुआ। वेस्टर्न इंडस्ट्री में पैनिक जैसा माहौल बन गया क्योंकि चीन को विश्व की लगभग 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स का नियंत्रक माना जाता है। कुछ अमेरिकी ऑटो कंपनियों को इंजन का उत्पादन तक रोकना पड़ा। भारत में मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कार कंपनी को आने वाली ग्रैंड विटारा इलेक्ट्रिक के कम मॉडल बना पा रही है। कंपनी ने बताया कि पहले 28,000 मॉडल बनने थे, लेकिन अब सिर्फ 8,000 बनेंगे। जापान में स्विफ्ट कार का प्रोडक्शन बंद हुआ है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए DVN TV न्यूज़ चैनल।